गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, विराम चिन्ह। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम चैप्टर 18 विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप देखते हैं कभी कभी जब हम कोई इमला या पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो हमको विराम चिन्हों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगना है या फिर कहाँ पर हमको रुकने की आवश्यकता है और कहाँ पर नहीं, हम ये नहीं समझ पाते। तो आज हम जानेंगे कि हम कहाँ पर हमें कौन सा विराम चिन्ह लगाने की जरूरत होती है या किस विराम चिन्ह की आवश्यकता किस स्थान पर पड़ती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब कोई वाक्य हमने लिखा है और उसका अर्थ क्लियर तरीके से आपको समझाने के लिए, स्पष्ट रूप से बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों को लगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना। मतलब कहाँ हमको कितना रुकने की आवश्यकता है ये हमें ये विराम चिन्ह बताते हैं। ठीक है, वाक्य के बीच में कभी कभी रुकने की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है, हम कोई वाक्य बोल रहे होते हैं और उसके बीच में रुकने की आवश्यकता होती है। ठीक है, रुकने के इन स्थलों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। जहां पर हम रुकना चाहते हैं उन स्थानों पर हम क्या करते हैं बच्चों, उस बात को दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर रुक रहे हैं, उस बात को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, विराम चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो क्या है, देखिए इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको यहाँ उदाहरण दिए हैं, उनको आपको देखना है। देखिए पहला क्या है, ठहरो मत जाओ। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, रुको मत जाओ, मतलब तुम अभी मत जाओ, रुक जाओ यहीं पे, अभी मत जाओ। अब देखिए अगर हमने इस कॉमा को किसी दूसरी जगह पर लगा दिया तो इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए ठहरो मत जाओ, यहाँ मैं आपसे क्या कह रही हूँ, रुको मत, सीधे जाओ, रुकने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने कहा ठहरो मत जाओ, यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, रुको अभी मत जाओ। तो बच्चों देखो, अगर हमने इस कॉमा को मत के बाद लगाया तो हम कह रहे हैं कि आप जाओ, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। और अगर हमने इसको ठहरो के बाद लगाया तो हम कह रहे हैं रुको, अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा एक अल्प विराम लगाने से क्या हो गया बच्चों, इस वाक्य का अर्थ ही बदल गया है ना, अर्थ में चेंजेस आ गए ना, अर्थ को बिल्कुल ही बदल डाला। एक में हम कह रहे हैं रुको और एक में कह रहे हैं सीधे जाओ, रुको मत, है ना। तो हमारा जो अर्थ है, एक विराम चिन्ह के लगाने से, एक अल्प विराम लगाने से क्या हुआ, उस वाक्य का अर्थ ही बदल गया। ठीक है, अगला देखिए, अब रुको मत मारो। अब हम इस वाले वाक्य में कह रहे हैं कि अब रुक जाओ मत मारो। ठीक है, अगला देखते हैं इसी का, रुको मत, अब रुको मत मारो। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, अब रुकने की जरूरत नहीं है, इसको मारते रहो। तो देखो एक अल्प विराम ने कितना अंतर ला दिया। आपको समझ आया कि एक अल्प विराम की वजह से हमारे दोनों वाक्यों में कितना अंतर आ गया, बल्कि शब्द एक ही है दोनों जगह पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, अब रुको मत मारो, अब रुको मत मारो, एक ही सेंटेंस, एक जैसे ही है, पर इस अल्प विराम की वजह से इन सेंटेंसेस में बोलने के तरीके में अंतर आ गया। यहाँ था ठहरो मत जाओ और यहाँ क्या था, ठहरो मत जाओ। ऐसे यहाँ पर अब रुको मत मारो, अब यहाँ पर अब रुको मत मारो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर रुकने की बात कर रहे हैं कि आप रुक जाओ मत जाओ। यहाँ पर कह रहे हैं सीधे जाओ मत रुको। यहाँ पर कह रहे हैं अब मत मारो, बहुत हो गया मारना। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, मारते रहो। तो देखो हमारा अर्थ किस तरीके से बदल गया है। यहाँ पर कुछ और अर्थ निकल रहे हैं और इन वाक्यों के कुछ और अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोनों उदाहरण में प्रत्येक वाक्य का अर्थ अलग है।
आपने देखा कि यहाँ पर जो दो उदाहरण दिए हैं उनमें प्रत्येक वाक्य का अर्थ बहुत अलग है, डिफरेंट है। अर्थ का यह अंतर विराम चिन्ह अल्प विराम के कारण हुआ है। यहाँ पर यह जो अंतर प्रकट हुआ है, आपको जो अंतर दिखाई पड़ा वो किसकी वजह से? विराम चिन्ह की वजह से पता चला। और कौन सा विराम चिन्ह लगाया हमने बच्चों? अल्प विराम, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा, है ना? क्या बोलते हो बच्चों जिसको आप इंग्लिश में? कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतर पता चला वो आपको किसकी वजह से पता चला? अल्प विराम के कारण पता चला। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ प्रमुख विराम चिन्ह देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है? प्रमुख विराम चिन्ह। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह देखिए। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला क्या है? पूर्ण विराम। जब हम पूरा डंडा बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। सेकंड है अल्प विराम। अल्प विराम में क्या होता है? सिर्फ हम एक कॉमा बनाते हैं। अर्ध विराम, इसमें हम एक बिंदी और एक कॉमा बनाते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क इस तरीके से एक गोला बना के हल्का सा कर्व लेकर बनाते हैं, उसको हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। अगला है विस्मयाधि बोधक वाक्य। एक डंडा बनाकर उसके नीचे बिंदी लगाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? विस्मयाधि बोधक चिन्ह। अगला है उद्धरण चिन्ह। जब आपको कोई बात कहते हो उसके बाद आप रुक जाते हो और आगे की बात को कंप्लीट करते हो, किसी ने कुछ कहा तो उसके लिए आप उद्धरण चिन्ह का यूज करते हो। कौन सा चिन्ह का? उद्धरण चिन्ह। उसके बाद है योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह में क्या होता है? जब हमको दो शब्दों को जोड़ने की जरूरत होती है तो वहां हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। अगला है विवरण चिन्ह। कौन सा है? विवरण चिन्ह। तो किसी भी चीज का विवरण बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विवरण चिन्ह का यूज करते हैं, किसी चीज की विशेषता दिखाने के लिए, किसी का विवरण देने के लिए। ओके, तो आपको समझ आ गया। तो आपने क्या देखा? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयाबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह। आपको पता चला कि पूर्ण विराम कैसे लगता है, अल्प विराम, अर्ध विराम और ये कौन सा विराम है? प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह। आपको सभी चिन्ह समझ आ गए? चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं कि इन चिन्हों को हम कब और क्यों उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। हम पूर्ण विराम कब लगाते हैं? ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है बच्चों? जब आपका वाक्य खत्म हो रहा होता है, समाप्त हो रहा होता है। इससे पता चलता है कि वाक्य पूर्ण हो गया है। इसको हम पूर्ण विराम क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो आप बात कह रहे थे, आपका जो वाक्य है वो कंप्लीट है, पूर्ण हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ? इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। इससे पता चलता है कि वाक्य पूरा हो गया है। जैसे वे अब सो गए हैं, तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगाया, मतलब हमारा वाक्य कैसा है? पूरा हो चुका है। कल सवेरे आना, यहाँ पर भी आपका जो सेंटेंस है वो पूरा हो चुका है। तो वे अब सो गए हैं, कल सवेरे आना। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन सा विराम लगाया है? पूर्ण विराम। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा वाक्य है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने अपनी दूसरी बात कही और वो उसको भी हमने कंप्लीट किया, तो फिर से हमने पूर्ण विराम लगाया। ठीक है, अगला देखिए, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। यहाँ पर हमने अपनी बात पूरी कही है। ये क्या हुआ? पूरा वाक्य है, तो इसीलिए हमने इसके बाद भी क्या लगाया है? पूर्ण विराम लगाया है। अगला देखिए, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। जो व्यक्ति शांत स्वभाव वाला होता है, मतलब शांत रहता है ज्यादा, वो सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक वाक्य बोला गया है और उसको पूरा वाक्य जिसमें आपको पूरा अर्थ अच्छे से समझ आ रहा है, तो ये कैसा है? ये पूर्ण विराम लगाया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी वाक्य कैसा है? पूरा है। तो जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम कौन सा विराम लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, तो आपको पूर्ण विराम समझ आ गया। चलिए अगला विराम देखते हैं। तो अगला विराम क्या है? अल्प विराम।
अल्प विराम का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। अल्प विराम वह चिन्ह होता है जिसका उपयोग बात पूरी नहीं होती और वहाँ थोड़ा हमको रुकना होता है, उस जगह पर करते हैं। हमने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है लेकिन हमको उस जगह पर रुकना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों, अल्प विराम का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां बात तो पूरी नहीं होती पर अर्थ को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना आवश्यक हो। मतलब हम अल्प विराम का उपयोग कब करते हैं बच्चों, जब हमारी बात तो पूरी नहीं हुई, हमने पूरी बात खत्म नहीं की, लेकिन हमको अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, हमारी बात का जो अर्थ है उसको स्पष्ट दिखाने के लिए थोड़ा रुकना आवश्यक है। थोड़ी देर का ब्रेक, थोड़ा स्टॉप करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्प विराम, मतलब छोटा विराम, एक तरीके से आप बोल सकते हो। थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं तो उसको हम कौन सा विराम बोलते हैं, अल्प विराम कहते हैं। जैसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है उसको देखिए, खाओ पियो और मौज करो। तो यहाँ पर देखिए खाओ, फिर हम रुके थोड़ा, फिर पियो और मौज करो, मतलब खाओ पियो और मजे लो। तो यहाँ पर खाओ और पियो के बीच में हमने कौन सा विराम लगाया है, अल्प विराम लगाया है। ओके, यहाँ पर हमको थोड़ा रुकने की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने कौन से विराम का उपयोग किया है, अल्प विराम का। लेकिन हमारी जो बात थी वो खत्म नहीं हुई थी। खाओ कहकर हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। हमारी पूरी बात कब खत्म हुई, जब हमने बोला खाओ पियो और मजे करो, मतलब अपनी जिंदगी में आराम से जियो, खाओ पियो मजे करो। ठीक है, अगला देखिए, गरीब और अमीर। देखिए अब हमने एक बात बोली, गरीब और अमीर। अब हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ लेकिन हमने क्या लगाया है, कॉमा, क्योंकि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए, उसका स्पष्ट अर्थ बताने के लिए हम थोड़ी देर रुक रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा लगाया। छोटे और बड़े, गरीब और अमीर, छोटे और बड़े, फिर कॉमा, काले और गोरे, सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे बोलते चले जाते अमीर गरीब छोटे बड़े तो अच्छा नहीं लगता, तो हमने वहां पर थोड़ा रुक कर अल्प विराम लगाकर इस वाक्य को बोला। तो क्या हुआ, इस वाक्य का जो अर्थ था वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया और वाक्य देखने में भी और सुंदर लगने लगा। ठीक है, तो अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, काले और गोरे, सब एक ही ईश्वर की संतान है। तो आप देख रहे हैं, जब भी मैं इस वाक्य को बोल रही हूँ तो मैं उन शब्दों पर रुक रही हूँ, अपने आप ही अगर मैं नहीं रुकना चाह रही तो भी मैं रुक रही हूँ। अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, गोरे और काले, सब एक ही ईश्वर की संतान है। तो यहाँ पर हमने कौन सा विराम लगाया है, अल्प विराम लगाया है। चलिए अगला विराम देखते हैं। तो जो हमारा 3rd नंबर का जो विराम है वो है अर्ध विराम। कौन सा विराम है बच्चों, अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब क्या होता है, जब किसी भ्रांति की संभावना होती है, किसी बात को कंप्लीट करने के बीच में कोई दिक्कत होती है, अल्प विराम लगाने के बाद कोई भ्रांति की संभावना होती है तो हम अर्ध विराम लगाते हैं। कौन सा विराम लगाते हैं बच्चों, अर्ध विराम लगाते हैं, मतलब कोई और बोलना चाह रहा होता है तब। देखिए कैसे, तो जब दो वाक्यों के बीच अल्प विराम लगाने से भ्रांति की संभावना हो, जब हम कोई बात बोल रहे हैं और उसके बीच में अल्प विराम लगाने से क्या हो, भ्रांति की संभावना हो, तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं या अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो मन में आए करो, जो मन में आए करो, पर हमें अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या एक भ्रांति उत्पन्न हुई, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाया बच्चों, अर्ध विराम लगाया। तो जो मन में आए करो, पर हमें अकेला छोड़ दो। अगला देखिए, सत्य बोलो प्रिय बोलो। कैसा बोलो, सत्य बोलो प्रिय बोलो। अप्रिय सत्य कभी मत बोलो, मतलब सच बोलो और मीठा बोलो। अप्रिय सत्य मतलब ऐसा सत्य जो दूसरों को सुनने में अप्रिय लगे, उसे कभी मत बोलो। ठीक है, तो बच्चों आपको आज हमने 3 विराम समझाए,
पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम। आज मैंने आपको 3 विराम चिन्ह समझाए, कौन कौन से? पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम। तो बच्चों आगे के जो विराम चिन्ह हैं उनको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।